गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th सब्जेक्ट एसएसटी लेसन नंबर 1 और 2 इकोनॉमिक्स में कंप्लीट हो चुके हैं। लेसन नंबर 3 है मुद्रा और साख। देखिए, इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है। 10 रुपए के नोट को देख करके बताइए इस पर क्या क्या लिखा होता है। यानी इसमें काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन आ गए। तो देखिए, मुद्रा क्या होती है। जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं तो हमें मुद्रा की आवश्यकता होती है। यानी मुद्रा दोहरे संयोग की समस्या को सुलझाती है। पहले जो व्यापार होता था वो किसी भी वस्तुओं के आपस में लेन देन के माध्यम से होता था। जैसे ही मुद्रा या सिक्का चले, पैसे चले, इस दोहरे संयोग की समस्या को सुलझा दिया। जैसे कि पहले क्या हुआ कि पहले लोग कोई भी सामान खरीदते थे तो मान लीजिए एक आदमी के पास टूथपेस्ट है, तो वो उस आदमी को ढूंढता था जिसको टूथपेस्ट लेना हो। और एक गेहूं वाला है, गेहूं मान लीजिए मैंने गेहूं उगाए और मेरे को जूते लेने हैं, तो मैं उस आदमी को ढूंढूंगा जो गेहूं भी ले और जूते भी दे। यानी मैं ऐसे आदमी को ढूंढूंगा जो जूते दे और गेहूं ले। तो पहले व्यापार बहुत ही कठिन था, लेकिन जैसे ही मुद्रा का प्रचलन हुआ, मैंने गेहूं बेचे, मुद्रा ले और उस मुद्रा के माध्यम से मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। मुद्रा दोहरे संयोग की समस्या को सुलझाती है। तो देखिए, इस लेसन में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनके बारे में आप बता रहा हूँ। पहला है वस्तु विनिमय। पहला पॉइंट है वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का मतलब होता है वस्तु के बदले वस्तु देना। जैसे जूते के बदले जूते देना, गेहूं के बदले गेहूं देना, यानी वस्तु विनिमय। मान लो जूते खरीद लिए तो गेहूं दे दी, गेहूं खरीदने हैं तो उसको जूते दे दी। तो ये इस तरीके से जो व्यापार होता था उसको बोलते थे वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले में वस्तु देना। दूसरा है मुद्रा विनिमय। यानी जिसमें मुद्रा का इस्तेमाल किया जाए, कोई भी वस्तु खरीदनी हो या बेचनी हो, मुद्रा के माध्यम से जो वस्तुएं बेची जाए या खरीदी जाए उसे क्या कहते हैं, मुद्रा विनिमय। मांगों का दोहरा संयोग। मांगों का दोहरा संयोग क्या है, संयोगवश। मान लीजिए आपको कोई चीज बेचनी है और दूसरे को वही चीज खरीदनी है, तो आपस में जो उनका मेल हुआ उसे क्या कहते हैं, मांगों का दोहरा संयोग संभव हो जाता है। मान लीजिए आपने कोई चीज बेचनी हो और दूसरा वही चीज खरीदता हो, और आपने कोई चीज खरीदनी हो और वो चीज वो बेचता हो। आपने तो बेची, अगले ने खरीदी, और अगले ने बेची, वो आपने खरीदी। तो इसका मतलब वो क्या हो गया, दोहरा संयोग हो गया। ये मुश्किल से होता है संयोगवश। तो वही चीज वो बेचना चाहे, आप खरीदना चाहे, आप बेचना चाहे, वो खरीदना चाहे। तो ये क्या है, मांगों का दोहरा संयोग। अगला है मुद्रा। यानी मुद्रा के माध्यम से हम कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। जब हमारे पास मुद्रा है तो इसका मतलब हम उसका इस्तेमाल किसी भी चीज में कर सकते हैं। तो जो समान रूप से विनिमय के माध्यम मूल्य के माप, धन के संयम या संचय तथा ऋणों के भुगतान के रूप में स्वीकार की जाती है, इसे हमें मुद्रा कहते हैं। वैध मुद्रा क्या होती है,
और उसके माध्यम से आप कोई भी चीज खरीदें तो अगला उसे अस्वीकार न करें, तो इसका मतलब क्या है, वो वैध मुद्रा है, वो कहीं भी चल सकती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। आरबीआई की मोहर होना बहुत जरूरी है। अब आता है बैंक। बैंक क्या काम करता है? देखिए, बैंक वह संस्था है जो लोगों की मूल रूप से क्या करती है, मूल रूप से लोगों को सुविधाएं देती है, जैसे कि लोन देना, और उनके पास अधिक पैसे हैं तो वो अपने पास ले लेती है और उनको उसके ऊपर क्या देती है, ब्याज देती है। तो बैंक एक ऐसी संस्था है जो लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से जमा स्वीकार करती है, जिसका चेक द्वारा भुगतान कर दिया जाता है तथा लोगों को ऋण और अग्रिम धनराशि भी देती है। तो अगला है साख। एक होता है साख। तो साख में क्या आता है, जैसे निजी व्यक्ति जो बैंकों से, जो निजी व्यक्ति या बैंकों से लिया गया ऋण किसमें आता है, वो साख में सम्मिलित होता है। जैसे साहूकार रिश्तेदार, ये भी साख का ही भाग है। सहकारी समितियां, बैंक, ये भी साख का ही भाग है। तो इनके माध्यम से जो ऋण लेता है वो सारे साख में ही आते हैं। आता है ऋण फंदा। ऋण फंदा या इसको बोलते हैं ऋण जाल। ऋण फंदा क्या होता है, किसी ने बैंक से कर्ज लिया और बैंक की बजाय किसी भी साहूकार से ऋण लिया, समय पर उसकी अदायगी न कर पाने के कारण उसकी जो ब्याज की कीमत है वो जो कीमत ली है उससे अधिक हो जाती है, जिससे वो ऋण न चुका पाने के कारण अपनी कोई भी कीमती चीज गिरवी रख देता है या उसे बेच देता है। तो इसे कहते हैं ऋण फंदा या ऋण जाल। वो ऋण जाल में फंस जाता है क्योंकि उससे वो उतरता नहीं, फसल के लिए लोन लेता है, वो फसल हो जाती है खराब। तो ऐसी सूरत में क्या करेगा वो, ऐसी सूरत में अपनी भूमि या अपनी कोई भी कीमती चीज वो बेचेगा और उस कर्ज को उतारेगा। तो इसे कहते हैं ऋण फंदा या ऋण जाल। अब देखिए औपचारिक ऋणदाता। औपचारिक एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक में कौन से आएंगे, जो सरकार द्वारा पंजीकृत हैं, जैसे कि सहकारी समितियां और बैंक। ये इनमें व्यक्ति को लोन सस्ता तो मिलता है लेकिन बहुत टाइम लगता है। अनौपचारिक स्रोत रिश्तेदार, मित्र या फिर अपने आस पड़ोस में जो भी साहूकार या महाजन है, उनसे वो उसकी जान पहचान के आधार पर उसे पैसे दे देते हैं और तुरंत पैसे मिल जाते हैं। मान लीजिए किसी के कोई प्रॉब्लम हो, अचानक आ गई, तो पैसे लाने के लिए कहाँ जाएगा, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो साहूकार के पास जाएगा, लेकिन वो उससे ब्याज की कीमत ज्यादा वसूलते हैं। इसलिए जो औपचारिक स्रोत हैं, इनके स्रोत अधिक से अधिक बढ़ाने चाहिए ताकि तुरंत प्रॉब्लम आने के बाद में उसे पैसे मिल जाए। अगला है आत्मनिर्भर गुट। आत्मनिर्भर गुट क्या होते हैं, आत्मनिर्भर गुट वे होते हैं जो अपनी सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि 10 व्यक्तियों ने अपनी एक गुट बनाया, उस गुट के माध्यम से वो सरकार से लोन वगैरह ले लेते हैं। जैसे कि कोई 10,000 या 20,000 की कोई आवश्यकता होती है तो उस गुट के माध्यम से उनको लोन जल्दी मिल जाता है। तो ये आत्मनिर्भर गुट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे इस लेसन के जो मैंने आपको समझाया। हो सकता है कोई एक आध पॉइंट में दिक्कत आ भी गई हो तो प्लीज पूछिएगा। बाकी कल इस लेसन के मैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में समझाऊंगा और लिखवाऊंगा। धन्यवाद।